हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। चलिए बच्चों, तो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने द्रव्य के तापीय गुण के बारे में अध्ययन किया था और थर्मल एक्सपेंशन यानी तापीय प्रसार के बारे में देखा था और विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में हमने काफ़ी कुछ बातें कर ली थी। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा और समझा होगा। चलिए मैं कुछ चीज़ें और रिवाइज करवा देता हूँ आपको। हमने देखा था विशिष्ट ऊष्मा के बारे में, और विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। विशिष्ट ऊष्मा के बारे में देखा था। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, कोई भी वस्तु है उसके एकांक द्रव्यमान का ताप जो है वो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा अपने को चाहिए, उसी को हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। और इसका जो फॉर्मूला हमारे पास आया था, आपको याद होगा, वो फॉर्मूला था स्मॉल s इक्वल्स टू 1/m डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। यानी अगर मैं डेल्टा T को 1 कर दूं, m को 1 कर दूं, तो s इक्वल्स टू डेल्टा Q। यही डेफिनेशन होती है कि द्रव्यमान भी एकांक हो और तापमान में जो परिवर्तन हो रहा हो वो भी एकांक हो, तो जो ऊष्मा चाहिए होगी उसको विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब सर अगर एक तापमान एकांक अगर द्रव्यमान एकांक नहीं हो तो सर अगर S इंटू एम कर दूं तो क्या आएगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। S इंटू एम को बोलते हैं ऊष्माधारिता, कैपिटल S। यानी m द्रव्यमान का ताप कितना बढ़ाना है, अगर 1 डिग्री बढ़ाना है ना, यहाँ पे कवर हो रहा होगा, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। m द्रव्यमान का ताप अगर 1 डिग्री बढ़ाना है तो जो ऊष्मा चाहिए उसको बोलते हैं ऊष्माधारिता। और अगर 1 ग्राम या 1 केजी जो भी कोई यूनिट अगर आपका मास है उसका ताप 1 डिग्री बढ़ाना है तो चाहिए विशिष्ट ऊष्मा। यानी एक अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता में जो संबंध है, विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता में संबंध यानी कैपिटल S जो होता है वो m इंटू स्मॉल s होता है। स्मॉल s विशिष्ट ऊष्मा होती है, m द्रव्यमान है और कैपिटल S ऊष्माधारिता है। चलिए साहब, तो यहां से विशिष्ट ऊष्मा का सर हमारे पास फॉर्मूला आ गया था S इक्वल्स टू 1 अपॉन m इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। सर अगर मैं m की जगह, मतलब यहां पर m द्रव्यमान है, अगर मैं द्रव्यमान की जगह मोल ले लूं, मोल, तो क्या हो जाएगा, अब डेफिनेशन देखिए, किसी वस्तु के 1 मोल के ताप को 1 केल्विन या 1 डिग्री, दोनों एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बताया था चाहे डेल्टा T सेंटीग्रेड में हो चाहे केल्विन में हो, फर्क नहीं पड़ता आंसर में। तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की आणविक विशिष्ट ऊष्मा या मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर 1 मोल आ गया, यहाँ पर द्रव्यमान की जगह अब क्या आ गया है, मोल वर्ड यूज हो गया है, तो हम क्या यूज करेंगे, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। क्या यूज करेंगे, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। यानी m की जगह देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में म्यू लगा दूं, तो अगर म्यू को 1 कर दूं यानी मोल को 1, डेल्टा T को 1, तो S इक्वल्स टू डेल्टा Q। S की जगह यहाँ पर क्या आ जाता है, C आ जाता है, क्योंकि मोलर विशिष्ट ऊष्मा को डिनोट करते हैं कैपिटल C से, तो फॉर्मूला होता है S बाई म्यू। यानी जो ऊष्माधारिता होती है S, वो क्या होती है, m इंटू S। ओके, अगर मुझे मोल में बात करनी है तो मैं क्या करूंगा, म्यू इंटू सी, तो C बराबर हो जाएगा S अपॉन म्यू। क्लियरली बात समझ आ जानी चाहिए कि मोलर विशिष्ट ऊष्मा में 1 मोल का द्रव्यमान जो है हम 1 डिग्री बढ़ा रहे हैं, विशिष्ट ऊष्मा में हम 1 केजी या 1 ग्राम का जो तापमान है वो 1 डिग्री बढ़ा रहे हैं, और ऊष्माधारिता में हम m ग्राम
यानी पूरी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बढ़ा रहे हैं। तीनों टर्म क्लियर होने चाहिए। C यहां पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा है। C की भांति यहां पर यहाँ S था कैपिटल S की भांति C भी पदार्थ की प्रकृति और इसके ताप पर निर्भर करता है। यानी ये अमाउंट पे निर्भर नहीं करता कि कितना अमाउंट है, क्योंकि यूनिट कर रहे हैं हम। मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता का ऐसा ही मात्रक जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स होता है, यहाँ पर इनवर्स। ओके, अब बात करते हैं हम C इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला आ गया डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। अब अगर मैं बात करूं कि स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, तो स्थिर दाब पर जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है उसको बोलते हैं Cp। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। Cp का मतलब होता है स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। और वैसे के वैसे अगर स्थिर आयतन पे करते हैं उसको बोलते हैं C, और उसके बेस में आता है V। तो Cv होता है स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ये आगे काम आएंगे जब अपन मेयर का रिलेशन पढ़ेंगे, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R, या फिर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की कोटियां वगैरह जब पढ़ेंगे तब ये Cp और Cv का काफी यूज आने वाला है। यानी स्थिर आयतन पर अगर आपको मोलर विशिष्ट ऊष्मा निकालनी है तो उसको Cv से डिनोट करते हैं, और स्थिर दाब पर निकालनी है तो उसको Cp से डिनोट किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए, यदि स्थानांतरण के समय गैस का दाब नियत रखा जाता है तो इसे नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, तथा नीचे एक और लाइन लिखना, इसे Cp से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? Cp से प्रदर्शित किया जाता है। ओके सर, क्लियर है। यदि उष्मा स्थानांतरण के समय आयतन नियत रखा जाता है तो इसे नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, और इसे Cv से प्रदर्शित करते हैं। तो आयतन स्थिर है तो Cv, और दाब स्थिर है तो Cp। और C क्या होता है? C याद रखना 1 अपॉन म्यू डेल्टा Q बाई डेल्टा। चलिए, ये मोलर विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला। ओके, तो ये बात हुई है। मैं जल्दी से रिकैप जो है आपको बता देता हूं तीनों में अंतर क्या होता है और कैसे हम इनको फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है ऊष्मा धारिता। M द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी है? डेल्टा Q, जो इसको बोलते हैं वो क्या है? ऊष्मा धारिता। क्लियरली समझ में आया? यानी अगर मुझे M द्रव्यमान का ताप, M नहीं, यहां पर एकांक करो, एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री बढ़ाना है, डिग्री, तो जो ऊष्मा चाहिए होगी उसको बोलेंगे विशिष्ट ऊष्मा। क्या बोलेंगे? विशिष्ट ऊष्मा। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल s से, और इसको करते हैं कैपिटल S। चलिए, अब यहां पर एक रिलेशन आता है, कैपिटल S इक्वल्स टू होता है m इंटू स्मॉल s। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यूज कहां किया जाता है इसको भी थोड़ा देख लीजिए। जैसे आपसे कहें कि 2 kg आपके पास वाटर है और उसका तापमान 20 डिग्री है। थोड़ी देर बाद आपने देखा कि उसका तापमान जो है
वो हो गया है 10 डिग्री, मास अभी भी वही है। तो कितनी ऊष्मा जो है रिलीज हुई है, यानी इन्वायरमेंट में गई है, तभी कम हुआ है। तो आप क्या करते हो, यहां पर ऊष्मा रिलीज का फॉर्मूला जो होता है एम एस कैपिटल एस स्मॉल एम इंटू एस स्मॉल डेल्टा टी, इतनी ऊष्मा रिलीज हुई, इन्वायरमेंट को दे दी है। अब एम मान लेते हैं 2 kg, लिख दे रखा है। एस वाटर कितना होता है बताया था प्रीवियस लेक्चर में, याद करो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर होता है 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर केजी में दे रखा है तो मैं जूल वाला लूंगा, इनटू कितना हो जाएगा 4200, इनटू क्या होता है डेल्टा टी, 20 से कितना आ गया 10 पे 10, तो इतना जो भी आंसर आएगा वो ऊष्मा रिलीज हुई है। क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि ऊष्मा कितनी रिलीज हुई है वो इससे पता लगाया जाता है। ओके, ये तब यूज किया जाता है, इसमें लिख देना, इसको तब यूज करेंगे जब ताप में परिवर्तन हो रहा हो, जब ताप में परिवर्तन हो रहा हो। आगे हम देखेंगे जब फेज चेंज होता है, यानी ठोस से द्रव में बन रहा है, द्रव से गैस बन रहा है, उस वक्त जब तक पूरा ठोस द्रव में नहीं बदल जाए तब तक ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तब जो ऊष्मा चाहिए होती है उसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं और उसका फॉर्मूला अलग है। ये विशिष्ट ऊष्मा की हेल्प से हम जो हीट रिलीज या हीट गेन निकालते हैं, यानी कितनी ऊष्मा दी गई है कितनी ली गई है, तो यहां पर ये फॉर्मूला यूज करना है जब ताप में अंतर हो रहा हो। चलिए एक सवाल और करते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखिए, इसको बोलते हैं मिश्रण, मिश्रण का ताप ज्ञात करना। मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप इसके रिलेटेड जो भी बुक वगैरह में सवाल है उनको करना, सारे सवाल हो जाएंगे। 2 kg वाटर है यानी पानी है, तापमान है 20 डिग्री, थ्री kg वाटर है, तापमान है 30 डिग्री। ओके, ये भी पानी है, दोनों को कर दिया है मिक्स। क्या कर दिया है? मिक्स। ठीक है साहब, जब मिक्स किया है तो इसका तापमान है T, हमें नहीं पता कितना है पर T है, तो आपको बताना है कि वो T कितना है। भाई आप गर्म पानी लेते हो ठंडा लेते हो, एक टाइम के बाद दोनों का तापमान एक ही हो जाता है, वो गुनगुने टाइप का, वही यहाँ पे लिखा। चलिए सर, तो मैंने क्या किया, इसमें कॉन्सेप्ट आपको कौन सा यूज करना है, जब भी मिक्स हो रहा है तो आपको यूज करना है दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। जब भी मिक्सिंग हो रही है आपको क्या यूज करना है कि कितनी ऊष्मा दी है और कितनी ऊष्मा ली है, इसको जरा समझिए। अगर मैं बात करूं 2 kg वाले की, लॉजिकली सोचिए, आपने ठंडा पानी और गर्म पानी मिलाया तो जो ज्यादा गर्म था वो थोड़ा ठंडा हो गया, यानी उसने ऊष्मा दी है, उसने ऊष्मा दी है, और जो ठंडा था वो थोड़ा गर्म हो गया, मतलब उसने ऊष्मा ली है। अपने दी है वही तो इसने ली है, और कहां से लेगा, और तो कोई सोर्स है नहीं, तो जितनी ये देगा उतनी ये ले लेगा, यानी ये जितना रिलीज करेगा उतना ये गेन कर लेगा। तो रिलीज और गेन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, ms डेल्टा टी, ध्यान रखना बस ये। तो इसके लिए मैं लिख दूं, इसने कितनी दी मान लेते हैं डेल्टा Q 1, इसने जो ऊष्मा ली है वो मान लेते हैं m1 s1 डेल्टा T1। ठीक है सर, इसने कितनी दी है डेल्टा Q2 m2 s2 डेल्टा T2। s यहां पर क्या है, स्मॉल वाला है, विशिष्ट ऊष्मा वाला है। चलिए तो इसको मैं एक बार के लिए रफ कर देता हूं ताकि यहां पे हम सवाल को सॉल्व कर सकें। तो
लेने के लिए द्रव्यमान कितना है m1 2 kg। S1 जल के लिए बार बार बता रहा हूं विशिष्ट ऊष्मा kg में दे रखा 4200, ठीक है सर, इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है, मान लेते हैं मिक्सर का तापमान था T, तो मिक्सर का तापमान T इस 20 वाले से ज्यादा होगा या कम होगा, तो लॉजिक से सोचिए 20 वाले से ज्यादा होगा, क्योंकि जो ठंडा पानी होता है वो थोड़ा तो गर्म हो ही जाता है। भाई दो पानी आपने मिक्स किए हैं, एक गर्म है एक उसके कंपेयर में ठंडा है, तो जो ठंडा है ना वो थोड़ा सा गर्म हो ही जाएगा, ऐसा थोड़ी और ठंडा हो जाएगा, तो वो जो तापमान आएगा T वो बड़ा होगा किससे, इस 20 वाले से, ठंडे वाले से। तो मैं जो घटाऊंगा ना डेल्टा T कैसे लिखना है, ताकि मेरे पास चीज पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव कब रहेगी, जब बड़े में से छोटा घटाऊंगा, तो यहाँ पे रहेगा T-20, और ये बराबर किसके आएगा, इसने दी है, कितनी दी है M2, M2 कितना है 3, विशिष्ट ऊष्मा 4200, और दी कितनी है, तो भाई दी है तो गर्म जो पानी है वो ऑब्वियसली थोड़ा ठंडा हो जाएगा, यानी ये 30 वाला ज्यादा होगा, और मिक्सर का कितना है T, मिक्सर वाला तो दोनों में सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे काट दो, इससे ये कट गया, अब यहाँ पे कितना रह गया, 2 इससे मल्टीपल होगा तो होगा 2T माइनस 2 इंटू 20 40 बराबर 3 इंटू 30 90 माइनस 3T। तो देखो 40 और 90 ये प्लस हो जाएगा, 9 और 4 13, तो यहाँ पे लिख देता हूं 130, बट्टे में कितना हो जाएगा 3T इधर जाएगा, 3 और 2 5, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 26 डिग्री आ जाएगा आंसर। और वैसे भी देखिए, यानी जो भी आंसर आएगा वो 20 और 30 के बीच में ही आएगा। लॉजिक सोचिए, गर्म पानी है, ठंडा पानी है, अब आपने मिक्स किया है, तो ऐसा तो है नहीं कि गर्म वाले से और गर्म हो जाएगा। भाई गर्म में ठंडा पानी डाला है तो ऐसा तो है नहीं कि गर्म वाले से और गर्म हो जाएगा, यानी गर्म वाले से थोड़ा कम ही रहेगा, और ऐसा भी नहीं है कि ठंडे वाले से और ठंडा हो जाएगा, यानी ठंडे वाले से थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, यानी गर्म और ठंडा जो तापमान था उनके बीच में कोई तापमान आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया, बाकी मैथ्स देख लेना थोड़ी आप लोग के गुणा भाग में इधर उधर आओ, बाकी चीजें यही है, कॉन्सेप्चुअली यही है। अब इसमें कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी में लिख देना है, दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, एक के लिए ये यूज कर देना है, दूसरे के लिए ये यूज कर देना है। अब यहाँ पर तो S1 और S2 सेम था इसलिए कट गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ पर पानी और पानी हो, कोई और भी हो सकता है, तो S1 और S2 अलग अलग होंगे, जो आपके सवाल में दिए होंगे उसी को यूज करना है। चलिए अब इसको टब कैसे बनाया जा सकता है, तो टब बनाने के बहुत तरीके हैं सर। टब कैसे बनाया जा सकता है, तो सर 3 या 4 दे दें, ये मान लेते हैं 1 kg 20 डिग्री पे पानी है सब, ठीक है, ये 2 kg 30 डिग्री पे, ये 3 kg 40 डिग्री पे, तीनों को मिक्स कर दिया है, तीनों को मिक्स कर दिया है। अब क्या आएगा, तो अब आपको ये निकालना है। अब 3 आ जाए तो क्या करना है, 2 आए तो सर एक दूसरे के बराबर कर दी है, 3 आए तो आपको फॉर्मूला क्या लिखना, 2 से ज्यादा अगर हो जाए तो आपको यूज करना है M1S1 डेल्टा T1 प्लस M2S2 डेल्टा T2 प्लस M3S3 डेल्टा T3 एंड डॉट डॉट डॉट, जितने भी हो बराबर 0। सर ऐसा क्यों किया है ना, M1S1 डेल्टा T1, M2S2 डेल्टा T2, M3S3 डेल्टा T3। S यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा है, ध्यान रखना, S क्या है यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा है। ऐसा क्यों किया, लॉजिक समझिए, एक ने हीट दी, देने वाले को मैं ले लेता हूं प्लस 20 जूल, मान लेते देने वाले को अगर मैं प्लस ले लेता हूं तो लेने वाले को माइनस लूंगा ना, जितने दी उतने ही तो ली इसने, तो दोनों का योग क्या हो गया 0, दोनों का योग हमेशा 0 हो जाएगा, क्योंकि एक दे रहा है दूसरा ले रहा है। अगर देने वाले को पॉजिटिव मान रहा हूं तो लेने वाले को नेगेटिव मान रहा, समझ गए, ये वाला तरीका। इस तरह से मान ले तो किसने दी किसने ली हमें नहीं पता, हमें तो ये फॉर्मूला लगाना, और यहाँ आपको नहीं सोचना है कि आपको, मैं मान लेता हूँ फाइनल जो तीनों को मिक्स किया ना तो टेम्परेचर आया T, कुछ भी आया हो मुझे नहीं पता, आप क्या करना है, आपको सबको T में से ही घटा देना है,
t माइनस 10, डेल्टा टी जब निकालोगे ना इसके लिए डेल्टा T1 निकालोगे तो t माइनस 20, t माइनस 30, t माइनस 40 निकाल के आंसर निकाल सकते, कहीं कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। चलिए, तो इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं, आपके आगे कंपटीशन में भी पूछे जा सकते हैं, तो डाउट्स वगैरह ना रखें और सवालों को सॉल्व करने की थोड़ी आदत बना लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ऊष्मामिति पे यानी कैलोरीमेट्री पे। तो ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। ऊष्मामिति का अर्थ है ऊष्मा का मापन जब कोई उच्च ताप की वस्तु किसी निम्न ताप की वस्तु के संपर्क में लाई जाती है तो उच्च ताप द्वारा वस्तु की ऊष्मा निम्न ताप की ओर निम्न ताप की द्वारा वस्तु की लब्धि के बराबर होती है। बस शर्त है कि निकाय में कोई ऊष्मा का परिवेश पलायन नहीं करे। वही अभी जो बात की वही है कि एक गर्म है और एक ठंडी है, तो दोनों को अगर संपर्क में लाएंगे तो गर्म वाली से ऊष्मा जाएगी किसमें, ठंडी वाली में। कितनी जाएगी, जितनी ये देगा उतनी ये लेगा। यानी शर्त क्या है, शर्त जो कंडीशन क्या है कि एनवायरनमेंट में हानि नहीं हो, बाकी कहीं नहीं जाए, बस जो दे रहा है ना वो उसी में ही जाए। तो हमेशा ये होगा कि जितनी देगा उतनी लेगा, बस इन्वायरमेंट में किसी ऊष्मा का हानि नहीं होनी चाहिए। ऊष्मामिति का माप ही यही कि ऊष्मा का मापन करना, इसका मतलब ही यही होता है। चलिए अब मैं बात करता हूं अवस्था परिवर्तन। ये काफी इंपॉर्टेंट है और सवाल इससे काफी पूछे गए। तो छोटी क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं सामान्य रूप से द्रव्य यानी कोई भी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है साहब, 3 अवस्थाएं होती है। जैसा देख रहे हो आप, ठोस है, द्रव है और गैस। इन अवस्थाओं में से किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो संक्रमण होता है उसे अवस्था परिवर्तन कहते हैं। यानी एक फेज से दूसरे फेज में जो चेंजेज होता है उसे अवस्था परिवर्तन कहते हैं। लाइक बर्फ है आपके पास, थोड़ी देर बाद देखोगे कि वो पानी बन जाती है, क्या हुआ है, अवस्था का परिवर्तन हुआ है। गर्म पानी आप काफी देर करते रहोगे, आप देखोगे भाप बन के उड़ने लग गया है, द्रव से गैस के अंदर चला गया है। वही गर्म पानी अगर आप ढक्कन देके कर रहे हो, आप देखोगे आपका जो ढक्कन है उसको आप उल्टा करोगे, भगोने का जो भी आपने बर्तन ले रखा, कंटेनर ले रखा है, उसको उल्टा करोगे, उसके नीचे बूंदे जमी होगी, यानी वो भाप जो है वो उसके नीचे वापस पानी बन गया है। तो इस तरह से होता है अवस्था का परिवर्तन। वही पानी है, फ्रिज में रखोगे थोड़ी देर में बर्फ बन जाएगा। यानी 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस मतलब अणु बहुत पास पास है, द्रव थोड़े दूर दूर है, गैस का मतलब बहुत दूर है। ये बात समझनी है आपको। चलिए साहब, तो ये हो गया एक अवस्था से दूसरा अवस्था में परिवर्तन वगैरह क्या। लेकिन अब इसके पीछे जो फिजिक्स है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है, थर्मो की। वो क्या कहती है कि जब भी अवस्था में परिवर्तन होता है तब ताप जो है वो नियत रहता है। एक बात, ताप क्या रहता है, नियत रहता है। यानी ये मान लेते हैं बर्फ है और इस बर्फ से पानी बन रहा है, तो जब तक पूरा बर्फ पूरे पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाए ना, मान लीजिए इसका तापमान जो 0 डिग्री है ना वो 0 ही रहेगा। ध्यान लीजिए, अगर ये 0 डिग्री का बर्फ है तो पहले 0 डिग्री के पानी में बदलेगा, फिर इसका तापमान। आगे और समझाऊंगा, अभी के लिए इतना रखना कि अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप नियत रहता है। अब कुछ टर्म्स देखते हैं, जैसे गलनांक। माइंड में क्या आ रहा है, गलनांक मतलब गलने से है। हाँ, यानी गलने का मतलब एक पानी के एग्जाम्पल से ही सारा सब कुछ समझ लेंगे। बर्फ है, बर्फ से पानी बन रहा है, गल रहा है। लेकिन मैंने एक बताया कि जब तक पूरे बर्फ से पूरा पानी नहीं बन जाएगा तब तक ताप समान रहेगा। यानी वह ताप, गलनांक का मतलब क्या होता है, वह ताप जिस पर ठोस तथा द्रव तापीय साम्य में हो, ठोस तथा द्रव तापीय साम्य में हो,
वह ताप, यानी एक पर्टिकुलर ताप जिस पर ठोस से द्रव बन रहा है या द्रव से ठोस बन रहा है, वो ताप चेंज ही नहीं हो रहा है। सब पूरा का पूरा बर्फ जो है पानी बन गया, लेकिन उस बर्फ से पानी बनने के दौरान ताप चेंज ही नहीं हुआ, ताप वही रहा। अब बर्फ से पानी बना है, ऑब्वियसली उष्मा चाहिए होगी, थोड़ा सा एनवायरमेंट से हीट ली है तभी वो बना है। पर मैंने अभी बताया था ना कि ताप में जब परिवर्तन नहीं हो तो ms डेल्टा टी वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, यानी वो उष्मा का तो खत्म हो गया, क्योंकि वहां से लगाओगे आप तो आप लिखोगे ms डेल्टा टी तो जीरो है, ताप में परिवर्तन ही नहीं हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि हीट जरूरी नहीं है, पर हीट तो चाहिए। अगर बर्फ से पानी बनाया तो उष्मा तो कहीं ना कहीं चाहिए। वो जो उष्मा चाहिए होती ना, उसको बोला जाता है गुप्त उष्मा। क्या बोला जाता है? गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट जिसको बोला जाता है। गुप्त रूप से किसी ने उष्मा दी है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है साहब। अब बर्फ से पानी तो बना दिया, अब कई बार पानी से भी तो बर्फ बनता है, फ्रिज में रखो तो जब तक पूरा पानी पूरा बर्फ नहीं बन जाए तब तक भी ताप नियत रहता है। यानी पानी से बर्फ बनना, यानी द्रव से ठोस बनना, द्रव से ठोस बनना, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग, संगलन। क्या बोलते हैं? संगलन या फ्रिज होना। कह रहे ना फ्रिज, फ्रिज का मतलब क्या है? और ठंडा कर रहा है, जमा रहा है उसको, जमना, संगलन कहते हैं। और गलनांक और संगलन दोनों का ताप समान रहता है, यानी दोनों एक ही ताप पे होते हैं। अब चाहे पानी से बर्फ बनो या बर्फ से पानी बनो, ताप वही रहेगा। चलिए, ऐसे कैसे एक और आता है टर्म, आगे इनकी सबकी डेफिनेशन लिखी हुई है शानदार पीपीटी में, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगले स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। बस चीजों को समझते रहो, माइंड में सेट करते रहो जो एग्जाम्पल दे रहा हूं। नेक्स्ट आ रहा है क्वथनांक। क्या आ रहा है? क्वथनांक। मैंने समझाने के लिए लिख रहा हूं। क्वथनांक क्या होता है? यहां पर द्रव और वाष्प या गैस भी बोला जा सकता है, वो तापीय साम्य में रहे, यानी जब तक पूरा पानी पूरी वाष्प न बन जाए, तो पानी के वाष्प बनने का जो प्रोसेस शुरू होता है वहां से लेकर जब तक पूरा का पूरा पानी वाष्प न बन जाए तब तक ताप नियत रहेगा, तब तक ताप नियत रहेगा। उसको उष्मा चाहिए होगी, उसको उष्मा चाहिए होगी। भाई गर्म तो हो ही रहा है, आप गर्म करना बंद कर दो, बनना भाप बनना बंद हो जाएगा, यानी उष्मा तो चाहिए लेकिन ताप चेंज नहीं होता है। 100 डिग्री पे होता है ये वाला जल का क्वथनांक, यानी 100 डिग्री पे पूरा का पूरा पानी पहले 100 डिग्री की वाष्प में बदल जाएगा, फिर वाष्प का तापमान बढ़ने लगेगा। ऐसे कैसे? इसको बोलते हैं क्वथनांक, है ना। या ये जो ताप होता है इसको बोलते हैं क्वथनांक। ये जो ताप होता है, जिस ताप पे ये सारा प्रोसेस होता है, वह ताप जिस पर द्रव वाष्प में बनना कन्वर्ट हो जाए, द्रव किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए? वाष्प में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। और वह ताप क्या रहता है? नियत रहता है, यानी उस ताप पर एक तापीय साम्य आ जाता है। तापीय साम्य मतलब दोनों का ताप बराबर, यानी जितना चाप उस द्रव का है ताप, उतना का उतना ताप उस वाष्प का भी है उस वक्त जो कन्वर्ट हो रही है। एक बार पूरी वाष्प में कन्वर्ट हो जाए फिर ताप जो है वो बढ़ने लग जाएगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या बोला जाता है? वेपराइजेशन या वाष्पीकरण। अब वो एग्जाम्पल भी सोचिए कि आपने पानी को जब गर्म किया है तो पानी कई बार क्या होता है, जो ढक्कन होता है उसके ढक्कन के नीचे ऊपर से वाष्प बन के आता है, उस ढक्कन के नीचे चला जाता है, यानी पानी अब ढक्कन के नीचे आपको दिख रहा है, वो वाष्प आके वहां से टकराई, ठंडी होके फिर पानी बन गई, यानी उस वाष्प को अगर मैं ठंडा करूं तो वापस पानी में बदल जाएगा। लेकिन पूरा का पूरा वाष्प जब तक पूरे पानी में नहीं बदलेगा तब तक फिर उसका तापमान चेंज नहीं होगा। यानी 100 डिग्री की वाष्प है तो पहले वो धीरे धीरे कन्वर्ट होगी, पूरी की पूरी 100 डिग्री की वाष्प पहले 100 डिग्री के पानी में बदल जाएगी, फिर उसका तापमान धीरे धीरे और डाउन होता रहेगा। कहने का मतलब उस प्रक्रिया को बोलते हैं संघनन। संघनन समझ गए? कंडेंशन, कि वाष्प से पानी में बदल रहा है और पानी से वाष्प में बदल रहा है, यानी द्रव से ठोस में बदल रहा है, उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। और वो जिस ताप पे होता है उसको बोलते हैं क्वथनांक।
और गलन जो होता है, गलना या फिर जमना, संगलन, वो जिस ताप पे होते हैं उसको बोलते हैं गलनांक। ये दोनों क्लियरली समझ में आ जाने चाहिए। ओके, ठोस से द्रव अवस्था में, ठोस से द्रव अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे गलन या पिघलना कहते हैं। ठोस से द्रव अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोला जाता है? गलन बोला जाता है, अभी बताया था। अथवा उसको क्या बोलते हैं? गलना या पिघलना। तथा द्रव से ठोस, वही पानी से बर्फ बन रहा है, को अवस्था को संगलन कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे पेन चेंज करके बता देता हूं आप लोगों को। एक को तो बोला जाता है गलन, किसको? ठोस से द्रव वाले को, और द्रव से ठोस में कन्वर्ट हो रहा है उसको संगलन कहता जाता है। अवस्था परिवर्तन की अवधि में पदार्थ की दोनों अवस्थाएं द्रव तथा तापीय साम्य में सहवर्ती होती है, यानी ठोस और द्रव दोनों जो है वो तापीय साम्य में रहते हैं, दोनों का ताप बराबर रहता है। वह ताप जिस पर किसी ठोस तथा द्रव अवस्थाएं परस्पर क्या रहे? तापीय साम्य में रहे, उसे गलनांक कहते हैं। गलनांक की डेफिनेशन है कि वह ताप है जिस पर किसी पदार्थ की ठोस तथा द्रव अवस्थाएं परस्पर तापीय साम्य अवस्था में रहती है, यानी ठोस और द्रव ये तापीय साम्य में रहे, इसको क्या बोला जाता है? गलनांक बोला जाता है। यानी जब तक पूरा का पूरा ठोस द्रव में कन्वर्ट नहीं हो जाए या पूरा का पूरा द्रव ठोस में कन्वर्ट नहीं हो जाए, तब तक ताप क्या रहेगा? नियत रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्रव से वाष्प अथवा गैस अवस्था में परिवर्तन को वाष्पन कहते हैं। द्रव से वाष्प अथवा गैस में जो परिवर्तन होता है उसे वाष्पन कहते हैं, अभी बताया था, वाष्पीकरण या वाष्पन। तथा जिस ताप पर पदार्थ की द्रव तथा वाष्प दोनों अवस्थाएं तापीय साम्य में हो, द्रव तथा वाष्प अवस्थाएं या द्रव तथा गैस अवस्थाएं तापीय साम्य में हो, सहवर्ती हो, उसे क्या बोला जाता है? क्वथनांक बोला जाता है। तो गलनांक और क्वथनांक की यही स्टैंडर्ड फिजिक्स की डेफिनेशन है कि जब ठोस और द्रव तापीय साम्य में है तो वह ताप कौन सा है? गलनांक है, और जब द्रव और वाष्प तापीय साम्य में है तो वह क्वथनांक है। क्या है? क्वथनांक। चलिए, तो यहां तक किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। एक और जो कपूर आयोडीन में होता है, किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलना। अब ये क्या कर रहे हैं? ठोस से सीधे ही वाष्प बन रहे या वाष्प से सीधे ही ठोस में, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन जिसको बोला जाता है, बिना द्रव अवस्था से गुजरे, कोई द्रव अवस्था नहीं होती, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहते हैं। अब क्या होता है? ठोस है, ठोस से सीधा वाष्प या फिर वाष्प से ठोस, पर इस अवस्था में भी ताप क्या रहेगा? नियत रहेगा। हमेशा जब भी अवस्था परिवर्तन हो तब ताप नियत रहता है, ये माइंड में सेट कर लेना। और उसके लिए जो ऊष्मा चाहिए होती है, ऊष्मा तो अभी भी चाहिए, ठोस से वाष्प बन रहा हो, ठोस से द्रव बन रहा है, ठोस से आपका वाष्प बन रहा हो या फिर द्रव से वाष्प बन रहा हो, लेकिन वो ऊष्मा जो होती है उसको गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, क्योंकि ताप परिवर्तन नहीं हो रहा है, ताप में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, टेम्परेचर वही है, फिर भी ऊष्मा चाहिए, तो गुप्त ऊष्मा कहलाते हैं। चलिए, अब यहां पर मैं एक ग्राफ जो है वो आपको बता रहा हूं। ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। जैसा कि मैं बोलता हूँ, हर बार ये कहता हूँ कि ग्राफ से काफ़ी इंफॉर्मेशन कवर की जाती है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट बना। मान लीजिए कि इधर जो है वो तापमान है, एक मिनट, क्या हो रहा है? इधर तापमान है
ठीक है, ऐसा है। और इधर जो है वो ऊष्मा है, इधर ऊष्मा है, इधर ताप। अब मान लीजिए कि यहां पर कोई बर्फ था, इसका तापमान कुछ भी था, -10 डिग्री था। मान लीजिए कितना तापमान था, -10 डिग्री। ठीक है सर, था तो था, अब क्या कर सकते। ओके, अब -10 डिग्री था और उसको मैंने 150 डिग्री की भाप बना दी गर्म करते करते। तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरह से बनेगा। तो आपको पता है पानी के लिए मैं अगर बात करूं, जल के लिए, तो गलनांक जो होता है वो आपको याद ही रखना है, सब कुछ सही रहे, ताप वाप सब कुछ एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो 0 डिग्री होता है और क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री होता है। यानी पहले तो क्या होगा, ये बर्फ जो है ना भाई साहब, ये ऐसे 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 इसका ताप बढ़ेगा, -10 डिग्री से 0 डिग्री तक आ जाएगा, 0 डिग्री पे आएगा। अब पंगा ये होगा कि 0 डिग्री मतलब गलनांक पे आ गई है, तो अब ये क्या करेगा, अब ये बदलना शुरू होगा द्रव में। तो मैंने क्या बोला, जब द्रव में बदलना शुरू हो जाएगा, यानी अब 0 डिग्री का बर्फ जब 0 डिग्री के पानी में बदलेगा तो ताप तो चेंज होगा नहीं, लेकिन ऊष्मा तो चाहिएगी। तो यहां पर ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे इस तरह से। मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं ताकि पता रहे। अब यहां पर क्या हुआ है कि यहां पर तो ये था 0 डिग्री का बर्फ, यहां पे ये बन गया है 0 डिग्री का पानी। अब पूरा का पूरा बर्फ पानी में कन्वर्ट हो गया ना, अब ताप बढ़ना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कि ऐसे बढ़ना शुरू हुआ, ठीक है सर। अब बढ़ते 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 पानी का तापमान बढ़ा 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 बढ़ा। यहां पर मान लीजिए कि ये पानी का तापमान 100 डिग्री पहुंच गया, 100 डिग्री के पानी में चला गया ये, 0 से 100। 100 पे क्या होता है, 100 पे होता है क्वथनांक, यानी 100 पे पानी है ना, वो कन्वर्ट होगा अब वाष्प के अंदर। यानी अब पानी जब वाष्प में कन्वर्ट होगा, तो मैंने क्या बोला, क्वथनांक, पानी वाष्प में कन्वर्ट, ताप चेंज नहीं होगा। यानी ऊष्मा तो चाहिए है लेकिन ताप में चेंजेज नहीं। अब यहां पर 100 डिग्री का जो पानी है वो 100 डिग्री के वाष्प में कन्वर्ट हो गया पूरा का पूरा यहां पर। अब फिर ताप बढ़ने लग जाएगा, और कहां तक बढ़ेगा, 150 तक बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से ग्राफ आता है ऐसे। फिर इस दौरान क्या हो रहा है, इस दौरान ठोस और द्रव तापीय साम्य में है, यानी ये गलनांक है। इस दौरान द्रव्य नहीं, द्रव्य का मतलब अलग हो जाता है। द्रव और वाष्प या गैस, द्रव और वाष्प तापीय साम्य में है, इसलिए यहां पर क्या है, क्वथनांक। इस ग्राफ को अच्छे से समझ लो और अपनी कॉपी में बना लेना कि मैंने किस तरह से ड्रॉ किया। ये अवस्था परिवर्तन का ग्राफ है। क्या है, अवस्था परिवर्तन का ग्राफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।